आज हम लोग क्लास 11 केमिस्ट्री में एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है स्ट्रक्चर ऑफ एटम। तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बारे में जहाँ तक है, एटम का नाम तो पहले से ही सुनता है लोग, 7-8 क्लास से ही सुन लेता है। एटम के बारे में जो है तुमको, जहाँ तक डाल्टन का पहला कहना था कि एटम जो है तुमको सबसे छोटा पार्टिकल है जिसका कि इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस है और ये केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। किसी केमिकल रिएक्शन में एटम ना तो क्रिएट होते हैं ना ही डिस्ट्रॉय होते हैं, सिर्फ एटम रीअरेंज हो सकते हैं। और एलिमेंट जो होते हैं वो एक ही प्रकार के एटम से बने होते हैं। और इसके आधार पर कुछ उसके जो पिछले चैप्टर में हमने बताया भी था, डाल्टन का एटॉमिक लॉ, जिसमें कि 4 पॉइंट दिए हुए थे, जिसके आधार पर लॉ ऑफ डिफिनिट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन की भी, इन सबों की बहुत हद तक एक्सप्लेनेशन हो सकी थी डाल्टन के एटॉमिक थ्योरी के आधार पर। अब डाल्टन का लेकिन एक बात कहना था कि एटम जो होते हैं वो इंडिविजिबल पार्टिकल से बने हो, इंडिविजिबल होते हैं। एटम का मतलब हो गया वो इंडिविजिबल होता है, जबकि बाद में देखा गया, बाद के एक्सपेरिमेंट्स में ये पाया गया कि एटम भी कुछ पार्टिकल से मिलके बनते हैं, जिसे हम लोग सब एटॉमिक पार्टिकल्स कहते हैं। तो सब एटॉमिक पार्टिकल्स, तो नाम हो गया इस चैप्टर का स्ट्रक्चर ऑफ एटम, स्ट्रक्चर ऑफ एटम। तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम में क्या होगा तुम्हारा कि जो मैंने कहा कि एटम के बारे में जो कहा गया कि ये भी कुछ पार्टिकल से मिलके बनते हैं, कुछ छोटे छोटे पार्टिकल से, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, सब एटॉमिक पार्टिकल्स कहते हैं, जिसका अगर नाम भी सुना ही होगा, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये सब जो है सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं जिससे कि एटम बनता है। तो सबसे पहले जो है डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, इन सबों की डिस्कवरी कैसे हुई, किन्होंने किया, किस प्रकार के एक्सपेरिमेंट के द्वारा इनका डिस्कवर किया गया। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं इस टॉपिक में डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी किस प्रकार हुई? इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी जो है तुमको के लिए एक विशेष प्रकार का, जे थॉमसन ने एक विशेष प्रकार के ट्यूब में क्या किया गया कि यहां पर एक तुमको लो प्रेशर पर एक ट्यूब है, ये ग्लास का बना हुआ है और इसमें हाई वोल्टेज अप्लाई किया गया। और हाई वोल्टेज, ये निगेटिव, इधर हाई वोल्टेज अप्लाई किया गया। तो इसके कारण क्या हुआ, हाई वोल्टेज जब जोड़ा गया इसको हाई वोल्टेज से, तो यहां पर क्या होगा तुमको, ये जो तुम्हारा है ये तुमको निगेटिव टर्मिनल जुटा, तो निगेटिव इलेक्ट्रोड दैट इज कैथोड, इसको कहते हैं निगेटिव इलेक्ट्रोड दैट इज कैथोड हो गया। इसको निगेटिव से जोड़ा तो इसका नाम हो गया कैथोड। ये डिस्चार्ज ट्यूब भी कहलाता है। ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है, ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोड दैट इज एनोड, इसको कहते हैं। इसको क्या कहेंगे हम लोग, एनोड। तो जब हम लोग क्या करेंगे, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, कैथोड, ये और एनोड हो गया तुम्हें। तो इसका जहां तक है तुमको, यहां पर लो प्रेशर पर क्या किया गया, इसको गैस को इसमें से लो प्रेशर क्रिएट करेंगे। यहाँ पे पंप लगा होता है, वैक्यूम पंप से गैस को आप क्या कर सकते हैं, इसमें से निकाल सकते हैं। तो इसमें लो प्रेशर पर गैस भरा हुआ रहता है। इसमें क्या है, लो प्रेशर पर गैस रहेगा, एट लो प्रेशर, यहाँ पर गैस एट लो प्रेशर, और हाई वोल्टेज इसमें अप्लाई किया जाए। तो कैथोड से जो है तुमको, इसमें जो गैस होते हैं, इसमें जो गैस के जो कम एलिमेंट, कम जो कि बचे हुए मॉलिक्यूल्स होंगे, उसमें तुमको उसके थ्रू इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज होता है। मतलब अगर ज़्यादा प्रेशर पर जो होते हैं गैस, सामान्यतः इलेक्ट्रिसिटी के इंसुलेटर होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं कर सकता। लेकिन लो प्रेशर पर और हाई वोल्टेज अप्लाई करने पर इससे जो है तुमको इसमें इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज होगा। और इसके कारण इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज के फलस्वरूप क्या होता है कि इससे जो तुमको है एक रे निकलती है।
इससे एक कैथोड से यहाँ पर कैथोड एनोड से अगर पास कराया जाए कि इससे होकर के, तो एक तुमको इसमें एनोड को अगर क्या कर दिया जाए, परफोरेटेड कर दिया जाए, छिद्र रहे, तो यहाँ से एक गैस, एक रे निकलती है, तो जो कि इधर से एक रे निकलती हुई जाती है, जो कि तुमको यहाँ से अगर क्या किया जाए, जो कि तुमको धीरे धीरे ये देखा जाता है, जो यहाँ से एक रे निकलेगी, जो कि अगर यहाँ पे पॉजिटिव अप्लाई कर दिया जाए, पॉजिटिव यहाँ पर निगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करें इसे, इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस माइनस है, तो ये धीरे धीरे किसकी ओर मुड़ने लगती है, ये प्लस की ओर मुड़ने लगती है। तो ये क्या होगा कि एक जहां पर क्या होता है, यहां पर एक सीट तुमको दे दें, जिसका कि हम लोग कहते हैं फास्फोरस का सीट कहें, जेडएनएस का सीट, यहां पर क्या रहता है, एक जेडएनएस का स्क्रीन रहेगा, एक जेडएनएस स्क्रीन है यहां पर, जेडएनएस स्क्रीन पर ये पड़ेगा, तो ये चमक उत्पन्न करेगा, यहां पर फॉस्फोरेंस कहते हैं इसको, फॉस्फोरेंस यहां पर दिखेगा। तो यहां पर जब इस रे को, फिर से इस बात को कह देते हैं, जब कैथोड पे मतलब कि एक वैक्यूम ट्यूब, जिसको डिस्चार्ज ट्यूब भी कह सकते हैं, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज ट्यूब, जिसमें कि कैथोड रे ट्यूब भी इसको कहते हैं, जो कि हम लोग का टेलीविजन चैनल होता है, जो टेलीविजन जो हमारा बना हुआ है, जो सीआरटी, जो पुराना टेलीविजन एलईडी के पहले का, जिसको कैथोड रे ट्यूब कहते भी, उसमें भी एक पिक्चर ट्यूब होता है, उसके द्वारा भी जो चमक उत्पन्न होती है, उसी के द्वारा यहाँ पर पिक्चर भी बनता है। तो एक जो तुम्हारा यहां से क्या होगा, जब हाई वोल्टेज उत्पन्न हुआ, तो ये कैथोड से एक रे निकलती है, जिसको हम लोग क्या कहेंगे, कैथोड रे कहते हैं, एक कैथोड रे निकलती है इससे, और कैथोड से क्या निकलेगी, एक रे निकल रही है जिसका नाम होगा कैथोड रे। जब इस कैथोड रे को, ये इनविजिबल होता है, ये क्या होगा, इनविजिबल, आंख से नहीं दिखाई पड़ेगा, तो ये आंख से नहीं दिखाई पड़ेगा, तो ये क्या होगा तुम्हारा, इसको यहां से जब गुजारते हैं, तो ये क्या होता है, यहां पर एक जब जेडएनएस का एक स्क्रीन देंगे, तो इस पर स्ट्राइक करता है जेडएनएस की स्क्रीन पर, और वहां पर चमक उत्पन्न करेगा। उसके बाद पता चलता है कि हाँ, मतलब कि अगर एनोड में कुछ छेद करके इसको बाहर निकाला जाए, तो ये जेडएनएस के स्क्रीन पर क्या करता है, चमक उत्पन्न करेगा। इससे पता चलता है कि हाँ, कुछ रे निकल रही है कैथोड से, जिस रे का नाम क्या हो गया, कैथोड रे। और इस रे का जब स्टडी किया गया, तो पाया गया कि कैथोड रे जो है पॉजिटिव चार्ज के, मतलब पॉजिटिव इलेक्ट्रिक, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड, जब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया, तो ये पॉजिटिव की ओर डेविएट होती है, पॉजिटिव चार्ज की ओर डेविएट होती है। इससे ये पता चला कि कैथोड रे जो निकल रही है, ये किससे मिलकर बना होता है, कैथोड रे जो है तुमको निगेटिवली चार्ज पार्टिकल से मिलकर बना है, और ये इलेक्ट्रिसिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल पार्टिकल है, इसलिए इसका नाम इलेक्ट्रॉन रखा गया। तो व्हेन क्या होगा तुम्हारा, कुछ दो चार लाइन लिख सकते हो तुमको, when electric discharge takes place at low pressure and high voltage, through vacuum tube, cathode ray is produced. It is made up of negatively charged electron, charged particle called इलेक्ट्रॉन। क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन कहलाया, तो ये तुम्हारा इलेक्ट्रॉन का जो है तुमको ये डिस्कवरी हुई कि इसको जो है इलेक्ट्रॉन को क्या किया गया, एक कैथोड रे ट्यूब में, सीआरटी ट्यूब में, जबकि कैथोड से हाई वोल्टेज अप्लाई किया गया, तो ये कैथोड से रे निकला, जो कैथोड रे कहलाया, और ये जो तुमको पॉजिटिव की ओर जाता है, जो कि निगेटिवली चार्ज पार्टिकल से बना होगा, इसलिए पॉजिटिव की ओर मुड़ता है, उस निगेटिवली चार्ज पार्टिकल का नाम क्या रखा गया, इलेक्ट्रॉन रखा गया। और इसको जो है जेडएनएस के, और इसके बाद
कैथोड रे का देखा गया कि ये तुमको सभी गैस का नेचर, मतलब जो ये जो कैथोड रे का जो नेचर है ये गैस पर डिपेंड नहीं करता है। कोई भी गैस यूज करेंगे तो ये गैस के नेचर से इंडिपेंडेंट होता है। इसका मतलब है कि यह इलेक्ट्रॉन सभी मैटर में पाया जाता है, ये फंडामेंटल है। तो कैथोड रे, द प्रॉपर्टी ऑफ कैथोड रे डजंट डिपेंड अपॉन द गैस। द कैथोड रे property does not depend upon nature of gas taken in the discharge tube। डिस्चार्ज ट्यूब में जो गैस लिया गया उस पर निर्भर नहीं करता है इसका मतलब कि नेचर। इससे क्या निष्कर्ष निकला कि कैथोड जो है तुम्हारा रे है ये सभी में क्या पाया जाता है। कैथोड इलेक्ट्रॉन इज द फंडामेंटल पार्टिकल ऑफ ऑल मैटर। इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट इन, इससे निष्कर्ष क्या निकल सकता है, इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट इन एवरी मैटर, मतलब सभी में ये फंडामेंटल है तुम्हारा। और इस प्रकार से क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई। और ये जो एक्सपेरिमेंट है ये बहुत दिनों से इसे एक्सपेरिमेंट चला रहा था, लेकिन इसका जो है तुमको जो है करीब 1890s में जे थॉमसन ने इसका जो है इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी का जो श्रेय दिया गया, दैट इज दिया गया किसे, जे थॉमसन को। तो एक अनदर सेपरेट एक्सपेरिमेंट में, तो जाहिर है कि ये एक्सपेरिमेंट समझ में आ गया होगा डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन का। एक दूसरा तुमको बताते हैं कि एक सेकेंड एक्सपेरिमेंट था जिसमें कि जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन के चार्ज और मास का रेशियो बताया। जो स्टूडेंट की तुमको चैप्टर 1 का न्यूमेरिकल वगैरह जो कि बनाया होगा, चैप्टर 1 में तुमको एनसीईआरटी था, एग्जाम्पलर का प्रॉब्लम था, और भी तुमको राइट ऐप पर भी दिया हुआ था। उन शो में क्वेश्चन में जिनको दिक्कत होती है जो हमसे पर्सनल कांटेक्ट भी कर सकते हैं। जो राइट ऐप पर हमारा जो है ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर ये सब दिया हुआ है, जिसके थ्रू हमसे संपर्क कर सकते हो। और राइट ऐप को जो नहीं डाउनलोड किया है, प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लो। उसमें तुमको ऑब्जेक्टिव सब्जेक्ट के सारे क्वेश्चन नोट्स सारे उपलब्ध हैं फिजिक्स केमिस्ट्री के, जो कि बोर्ड की भी तैयारी कर सकते हैं जो स्टूडेंट चाहते हैं। और जेईई मेंस, नीट, इन सबों की तैयारी के लिए भी उसमें मटेरियल्स मिल जाएंगे। तो उसके थ्रू हमसे जो है जहाँ भी न्यूमेरिकल बनाने में दिक्कत हो रही है या जो कोई कंसेप्ट समझ में नहीं आ रहा तो हमसे संपर्क कर सकते हो। तो अब जो है तुमको चार्ज एंड मास रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन का चार्ज टू मास रेशियो क्या होगा। तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज टू मास रेशियो क्या होगा इसके बारे में पता करते हैं। इलेक्ट्रॉन का चार्ज टू मास रेशियो, एक चार्ज पार्टिकल है इलेक्ट्रॉन, तो इसका जो है इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होगा, इसका मास क्या होगा, इसके लिए जे थॉमसन ने एक सेपरेट एक्सपेरिमेंट किया जिसमें कि ये किया गया, जिसमें कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की मदद ली गई। तो कुछ उसमें मैथमेटिकल कैलकुलेशंस हैं जो कि तुम चाहो तो कुछ समझने का कोशिश कर सकते हो। तुम्हारे जो है केमिस्ट्री के बुक में तो नहीं दिया हुआ है, लेकिन तुम देखो कि अगर कुछ समझ में आता है तो उसको मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। जिसके आधार पर ये मैथमेटिकल कैलकुलेशन के आधार पर चार्ज टू मास रेशियो का जे थॉमसन ने एक एक्सपेरिमेंट के द्वारा इसका किया गया, इसको निकाला। तो मान लेते हैं कि यहाँ पर से कैथोड रे निकल रहा है, सब कुछ वेलोसिटी से निकल रहा होगा। यहाँ से कैथोड रे तुम्हारा है, कैथोड रे या इलेक्ट्रॉन जिसको कह सकते हो, यहाँ से निकला। और यहाँ पर क्या होगा, तुमको एक ZNS का स्क्रीन है, ये ZNS का पर्दा है यहाँ पर। और यहाँ पर अगर कुछ नहीं होता, इलेक्ट्रिक फील्ड वगैरह अप्लाई ना करें, तो ये यहाँ पर स्ट्राइक करेगा। तो इसकी स्पीड, अगर ये इलेक्ट्रॉन को अगर सीधा कर दिया जाए, इसकी स्पीड को पैरेलल कर लिया जाए, तो ये तुमको सीधा यहाँ स्ट्राइक करेगा। लेकिन अगर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड एक अप्लाई कर दें, तो इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करें तो ये इलेक्ट्रॉन, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन तुमको रखें नीचे की ओर, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर इस डायरेक्शन में अप्लाई करें तो इलेक्ट्रॉन पे कैसा चार्ज, किधर फोर्स लगेगा, ऊपर की ओर। तो ये जो तुम्हारा है इलेक्ट्रॉन, ये यहाँ नहीं आकर के ये कुछ दूर ऊपर जाके क्या करेगा, यहाँ स्ट्राइक करेगा।
ये स्ट्राइक यहाँ पर करेगा और जहाँ पर चमक उत्पन्न करेगा उस जगह पर ये प्रभावित हो जाएगा। उस डिस्टेंस को तुम यहाँ से नोट कर लो, मतलब मेजर कर लो। आई मीन एक्सपेरिमेंट कर रहे हो तो इस डिस्टेंस को मेजर करो और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस भी तुम पता कर लो, मैंने इसको भी मेजर कर लो, इसको x कह लो, इस डिस्टेंस को क्या कर लो x, यहाँ से यहाँ तक पर्दा से लेकर के इसके डिस्टेंस को भी मेजर कर लिया जाए। ये दो मेजरमेंट कर लिया गया, x और ये जो वाई डायरेक्शन। ये क्या हुआ, ये जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया गया E, इसका वैल्यू भी आपको पता होना चाहिए। तो इसके कारण क्या हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण इस पर इलेक्ट्रॉन पर, ये इलेक्ट्रॉन है, ये कौन जा रहा है, ये इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन का पाथ है, ये यहाँ पर पड़ा जो कैथोड रे से निकला और ये यहाँ जाके स्ट्राइक किया होगा। तो यहाँ पर जो है इलेक्ट्रॉन का अगर इसका वेलोसिटी यहाँ पर रहता भी है, इलेक्ट्रॉन का क्या होगा, यहाँ पर स्पीड जो है तुम्हारा, जो इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा है ऊपर की ओर वाई डायरेक्शन में, तो ये एक्सीलरेशन इन वाई डायरेक्शन क्या होगा, एक्सीलरेशन इन वाई डायरेक्शन। तो इलेक्ट्रिक फोर्स का वैल्यू होता है चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड, जो कि नहीं भी पढ़ा होगा तो जान लो, अभी ये सब नहीं जानता होगा। तो इस इलेक्ट्रॉन का चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड बाय मास, फोर्स बाय मास। ई क्या है यहाँ पर, स्मॉल ई हो गया, ई इक्वल टू चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, कैपिटल ई इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये F बराबर क्यू ही होता है। ये फोर्स तुम्हें ये सब ये तुम्हारे कोर्स में नहीं है, ये तुम्हारा केमिस्ट्री का जो एनसीईआरटी का बुक है उसमें नहीं दिया हुआ है, बट कुछ समझने की कोशिश करो, तुम्हें समझ में आएगा, अदरवाइज नहीं तो एक्सपेरिमेंट समझ में नहीं आता है। और जाहिर है कि तो अगर केमिस्ट्री में नहीं भी समझ रहे हो कोई हर्ज नहीं होगा, लेकिन अगर जो समझना चाहते हो उसको तो कोशिश करो। तो एक्सीलरेशन क्या होगा, ई बाय एम हो गया वाई डायरेक्शन में। तो वाई डायरेक्शन में नेट जो इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पर वाई डायरेक्शन में जीरो है, तो वाई डायरेक्शन में एस बराबर यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर होता है, तो यू तो जीरो है, तो हाफ इंटू ए का वैल्यू कितना होगा, एक्सीलरेशन ई बाय एम इंटू टी स्क्वायर, हाफ एटी स्क्वायर, एस बराबर यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, इतना होगा। तो इसमें दिक्कत, इसमें है चार्ज बाय मास तो टर्म है हमारे पास, वाई इक्वल टू क्या हो गया, ई बाय एम का वैल्यू क्या होगा तुम्हारा, ई बाय एम इज इक्वल टू 2y, यहां पर ये जो तुम्हारा है 2 इंटू वाई बाय क्या होगा तुम्हारा, कैपिटल E इंटू टी स्क्वायर, कैपिटल E इंटू टी स्क्वायर। अब ये रहा कि यहां से यहां तक जाने में इसको टाइम कैसे, कितना लगा, ये इतना कम टाइम होगा, कब निकलेगा, इसको कैसे मेजर करेंगे, एक ये सवाल पैदा हुआ। तो ये इसका जवाब ये होगा, इस चीज का अगर इसका वैल्यू निकल जाए तो चार्ज टू मास हो गया, यही है तुम्हारा चार्ज टू मास रेशियो, यही है चार्ज टू मास रेशियो। तो चार्ज टू मास रेशियो तुम्हारा जो है, तो इसमें क्या दिक्कत आ गया कि ये जो टाइम है हमको यहां से यहां तक जाने का, स्क्रीन तक पहुंचने का, ये टाइम हम कैसे निकाल सकते हैं, और टाइम जब तक निकालेंगे नहीं तब तक ये बनेगा नहीं। तो अगर इसका स्पीड पता होता इलेक्ट्रॉन का, इस डायरेक्शन में ये जो इलेक्ट्रॉन जा रहा है, तो इलेक्ट्रॉन का स्पीड पता होगा, डिस्टेंस बाय स्पीड कर देते तो हमारा क्या होता, टाइम निकल जाता। क्योंकि ये जो एक्सीलरेशन जो लग रहा है वो वाई डायरेक्शन में लग रहा है, तो इसका वैल्यू पता करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, एक इस ढंग से एक मैग्नेटिक फोर्स का मदद लेते हैं, एक इस ढंग से इसको एडजस्ट करते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो है, अब एक इतना एक्सपेरिमेंट करने के बाद इलेक्ट्रॉन पर जो इलेक्ट्रॉन निकल रहा है इसका स्पीड कैलकुलेट करने के लिए हम लोग एक मैग्नेटिक फील्ड एस्टेब्लिश करते हैं। तो मैग्नेटिक फोर्स जो होता है, जो इस ढंग से एडजस्ट करते हैं उसको कि ये तुमको इस पर नेट फोर्स जीरो हो जाए, तो ये यहां स्ट्राइक करेगा। तो इस स्थिति में और मैग्नेटिक फोर्स में तुम्हारा होता है ये इलेक्ट्रिक फोर्स इज इक्वल टू तुम्हारा मैग्नेटिक फोर्स हो जाएगा, और इलेक्ट्रिक फोर्स में दोनों अपोजिट डायरेक्शन लगेगा, ये जैसे ऊपर की ओर लग रहा है तो ये नीचे की ओर लग जाए, तो जिससे कि क्या होगा, ये नेट फोर्स जीरो हो जाए। तो अगर ये इसके लिए क्या होगा, और ये मैग्नेटिक फोर्स का ही फॉर्मूला है ई तो ई बराबर ई तो v इक्वल टू क्या हो गया, ई बाय बी। तो ये तुम्हारा इक्वेशन से वेलोसिटी निकल गया। कब ये तुम्हारा, जबकि हमने क्या कहा कि ये कब क्या किया गया, इसको एक इस ढंग से मैग्नेटिक फोर्स लगाया गया, ये मैग्नेटिक फोर्स का वैल्यू, ये इलेक्ट्रिक फोर्स था, ये मैग्नेटिक फोर्स है, ये मैग्नेटिक फोर्स। तो इस ढंग से इसमें स्टेब्लिश किया गया कि यह इस पर लगने वाला नेट फोर्स जीरो हो जाए। नेट फोर्स जब जीरो होगा तो ये कहाँ स्ट्राइक करेगा, यहाँ स्ट्राइक करेगा, और इस प्रकार क्या हो जाएगा तुम्हारा ये इसका क्योंकि मैग्नेटिक फोर्स में एक वेलोसिटी भी होता है उसके फार्मूला में, जिससे वेलोसिटी का हम लोग वैल्यू निकाल पाएंगे, और वेलोसिटी निकल जाएगा तो एक्स हमको कैलकुलेटेड है, एक्स इज इक्वल टू वी इंटू टी। तो टी इक्वल टू क्या हो गया, एक्स बाय वी इज इक्वल टू एक्स
बाय भी का वैल्यू क्या हो गया, ई बाय बी, ई बाय बी, तो बी बाय ई, ई बाई बी हो गया। तो इससे यहाँ पे क्या निकल जाएगा, अब इसका वैल्यू यहाँ पर रख देंगे टाइम का, तो हमारा डिस्टेंस ई बाई एम रेशियो निकल गया, टाइम यहाँ से कैलकुलेट हो गया और टाइम के बाद यहाँ निकल गया। तो ये तुमको एक सेपरेट एक्सपेरिमेंट था जिसमें कि चार्ज टू मास रेशियो निकाला गया। जहाँ तक चार्ज टू मास रेशियो का वैल्यू लिखना चाहो तो लिख भी सकते हो, अदरवाइज नहीं तो इसका वैल्यू, जैसे तुमको चार्ज और मास दोनों का अलग अलग वैल्यू हमको जानना है, तो चार्ज और मास का अलग अलग वैल्यू जानना, तो वही वैल्यू याद करो, रेशियो तो ऑटोमेटिक याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो एक दूसरा बात रहा कि इसमें जो है जे थॉमसन के द्वारा जो ये एक्सपेरिमेंट था, ये भी एक्सपेरिमेंट किसके द्वारा किया गया, जे थॉमसन का ही एक्सपेरिमेंट है, जे थॉमसन एक्सपेरिमेंट है ये। और इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी का भी जो हमारा था वो एक्सपेरिमेंट, वो भी किसके लिए माना जाता है, ये भी जे थॉमसन के द्वारा ही किया गया। तो इससे इस एक्सपेरिमेंट से फिर से इसको कह देते हैं, इलेक्ट्रॉन को पहले क्या किया गया, एक यहां से निकाला गया और इसमें जो है तुमको देखा गया, इसको मेजर कर लिया, कितना डायरेक्शन, कितना इस डिस्टेंस जाकर के क्या निकालता है, स्ट्राइक करता है, ये इसको मेजर किया गया। तो एस बराबर यूटी प्लस हाफ, इलेक्ट्रिक फोर्स ई होता है, तो एक्सलेशन क्या हो गया, वाई डायरेक्शन में, ई बाय एम, एफ इक्वल टू एम ए, और उससे एस बराबर यूटी प्लस हाफ एट स्क्वायर, वाई डायरेक्शन में उसका स्पीड था, वाई था, वाई बराबर हाफ एट स्क्वायर, इससे क्या निकाल गया, ई बाय एम का वैल्यू। लेकिन यहाँ टाइम पे पता नहीं चला, तो टाइम का पता करने के लिए हम लोग क्या किए कि यहाँ पर जो है तुमको टाइम का पता करने के लिए हमको स्पीड चाहिए था, क्योंकि एक्स डायरेक्शन में हमको पता है, तो इसलिए इलेक्ट्रिक फोर्स को बैलेंस करने के लिए एक मैग्नेटिक फोर्स लगाया गया, जिससे कि दोनों का रिजल्टेंट क्या होगा, जीरो हो जाए, और इस तरह से क्या हो गया, ये यहाँ पे स्ट्राइक करेगा, और इस प्रकार से क्या निकल गया, यहाँ पर क्या निकल गया, इसका स्पीड निकल गया, ई बराबर ई भी, तो भी का वैल्यू क्या होगा तुम्हारा, उसका वैल्यू, भी का वैल्यू निकल गया, और भी का वैल्यू जब निकला तो भी का वैल्यू निकल गया, तो हमको डिस्टेंस पता है, इसको मेजर किए हुए हैं, तो टाइम निकल गया, और इस प्रकार से क्या हो गया, चार्ज टू मास रेशियो निकल गया। एक दूसरे एक्सपेरिमेंट में चार्ज टू मास, एक मिलिकन ने अपने एक एक्सपेरिमेंट में मिलिकन वाइल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट, मिलिकन का वाइल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट है। इस एक्सपेरिमेंट में क्या किया गया, एक वाइल ड्रॉप को किसी इलेक्ट्रिक फील्ड वगैरह के यहाँ पर किसी से, जबकि वाइल को जो है तुमको चार्ज करके रब करके यहाँ पर जो किसी मटेरियल में डाला गया, और इसमें जो है तुमको इलेक्ट्रिक फील्ड वगैरह की मदद से इसके चार्ज को पता किया गया, इसके फोर्स को बैलेंस करते हैं। इसमें लगने वाला कुछ एक जो फोर्स होता है यहाँ पर, अगर जैसे कि कोई वाइल ड्रॉप है, ये वाइल ड्रॉप है, ये इसमें कौन कौन सा फोर्स लगेगा, इसमें फोर्स लगता है, इधर ग्रेविटी फोर्स लगेगा, इधर कौन नीचे की ओर कौन सा लगेगा, ग्रेविटी फोर्स लगेगा, ऊपर तुमको एक बुआयंसी फोर्स लगता है, एक बुआयंसी फोर्स लगेगा, बुआयंसी फोर्स लगता है, प्लस जबकि अगर ये वाइल ड्रॉप नीचे की ओर गिर रहा होगा, इसके अलावा एक विस्कस फोर्स लगता है, विस्कस फोर्स, और इस ढंग से बैलेंस किया जाए इलेक्ट्रिक फोर्स के द्वारा। और एक इलेक्ट्रिक फोर्स हम लोग लगाते हैं, इसके अलावा एक क्या लगाते हैं, इलेक्ट्रिक फोर्स भी हम लोग यूज करते हैं। इलेक्ट्रिक फोर्स जाहिर है कि किधर बैल लगाया जाए जिससे कि क्या हो जाए, इसका जो नेट फोर्स है जीरो हो जाए। और इलेक्ट्रिक फोर्स में क्या होता है, इलेक्ट्रिक फोर्स में चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग अप्लाई किए। इसके अलावा हम लोग एक प्रॉपर डायरेक्शन में किसको स्टेब्लिश करते हैं, हम लोग इलेक्ट्रिक फोर्स भी स्टेब्लिश करते हैं। इसमें यहाँ पर क्या लगाते हैं हम लोग, इलेक्ट्रिक फोर्स। ये डायरेक्शन जो है तुमको इलेक्ट्रिक फोर्स का किधर हो कि ये जो इसका एस्लेशन है इसका, ये कॉन्स्टेंट वेलोसिटी से गिरने लगे। जब कांस्टेंट वेलोसिटी से गिरने लगेगा तो उसके वेलोसिटी को हम लोग कैलकुलेट करने की इसमें प्रोसेस होती है, और इस बात से इसका चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड भी पता है, बाकी बुआयंसी फोर्स, इन सबों के ये सब भी चीज हमको फोर्स पता रहेंगे, तो उसके द्वारा हम लोग क्या निकाल लेते हैं, इसका चार्ज कैलकुलेट करते हैं। तो चार्ज ऑन, तो हमेशा ये पाया गया, मिलिकन के द्वारा पाया गया कि चार्ज ऑन ड्रॉप, चार्ज ऑन वाइल ड्रॉप is integral multiple of charge on one electron, चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन। तो चार्ज, तो Q इक्वल टू उसको Ne भी कहते हैं, Ne चार्ज कभी भी C का मल्टीपल होता है, और E का वैल्यू हो गया, तो E का वैल्यू हो गया 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम का निगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन पे निगेटिव होता है, तो E का वैल्यू चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, तो चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन तब कितना माना गया, -1.602 × 10⁻⁻
19 कूलम इतना माना जाता है। ये तुम्हारा मतलब चार्ज, ये और ये चूंकि फंडामेंटल पार्ट के लिए तुम्हारा चार्ज हमेशा इसी का इंटीग्रल मल्टीपुल आया, तो माना गया कि इसका मतलब जो फंडामेंटल चार्ज है हमेशा n के मल्टीपुल में निकलते होंगे, कभी 2 गुना, कभी 5 गुना, कभी 10 गुना या 50 गुना, जो भी होगा, लेकिन चार्ज इसी का मल्टीपुल होता है। तो चार्ज इसका मल्टीपुल होगा, तो इसके आधार पर पाया गया कि मिलिकन के द्वारा क्या होगा, पाया गया कि चार्ज जो तुम्हारा जो है मिलिकन के द्वारा क्या पाया गया कि इलेक्ट्रॉन के पर जो चार्ज है वो 1.602 × 10⁻19 कूलम है। तो चार्ज टू मास रेशियो तो हमको पता ही था पहले से, और तो चार्ज टू मास रेशियो, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना निकल गया तुमको, तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है तुम्हें, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल्स टू 9.11 × 10⁻31 kg, तो ये प्राप्त कर लिया गया, तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो जाहिर है कि हमने ये बात चार्ज टू मास रेशियो का वैल्यू इसलिए नहीं रखा क्योंकि तुम दोनों को डिवाइड करके आराम से निकाल सकते हो, दोनों को अलग अलग, इन दोनों को याद करना है तुम्हें। इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना हो गया 1.602 × 10⁻19 कूलम, और इलेक्ट्रॉन का मास हो गया 9.11 × 10⁻31 kg, इट इज वेरी वेरी स्मॉल, -31 kg। नॉन जो चीज है, जो भी जिसके भी मास पता है, सब में सबसे छोटा होता है इलेक्ट्रॉन का मास। इलेक्ट्रॉन का मास प्रोटॉन, न्यूट्रॉन सबसे छोटा पाया जाता है। तो इलेक्ट्रॉन का मास और चार्ज याद कर लोगे। जाहिर है कि ये दोनों एक्सपेरिमेंट, एक वाइल्ड ड्रॉप एक्सपेरिमेंट से चार्ज निकाला गया जो कि मिलिकन के द्वारा किया गया, जिसमें बताया गया कि चार्ज हमेशा किसका मल्टीपल होता है, 1.6 × 10⁻19 कूलम का। इसका मतलब है कि चार्ज क्या है तुम्हारा, किसी भी जो फंडामेंटल पार्टिकल है जो चार्ज के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, उसका वैल्यू है 1.602 × 10⁻19 कूलम, जो कि इलेक्ट्रॉन पर होगा। उसके बाद इस एक्सपेरिमेंट से चार्ज टू मास कॉलम जे थॉमसन ने चार्ज टू मास रेशियो निकाला ही था, तो उसके मदद से हमने क्या निकाल दिया, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। इस प्रकार इलेक्ट्रॉन का चार्ज, मास और उसकी डिस्कवरी हो गई कंप्लीट तुम्हारा। तो ये तुम्हारा हो गया इलेक्ट्रॉन का चार्ज, मास, इन सबों का वैल्यू। अब हम लोग इलेक्ट्रॉन के बाद प्रोटॉन की डिस्कवरी के बारे में पढ़ते हैं। प्रोटॉन की डिस्कवरी, तो डिस्कवरी जो प्रोटॉन का है, प्रोटॉन का जहां तक है, ये डिस्कवरी भी उसी से रिलेटेड डिस्कवरी में से है जो कि प्रयोग, जो एक्सपेरिमेंट तुम्हारा था इलेक्ट्रॉन डिस्चार्ज ट्यूब का, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। तो इसमें यही है, एक परफोरेटेड कैथोड का यूज किया जाए, एक परफोरेटेड कैथोड का यूज किया जाए एक परफोरेटेड कैथोड का हम लोग यूज करें, तो उससे क्या होगा तुमको, जब यहां से क्या होगा, तुम्हें परफोरेटेड कैथोड का यूज करेंगे तो इससे जो है तुमको एक रे निकलेगा। जैसे यहाँ पे गैस है, तुमको गैस के आयंस होंगे, गैस आयंस। तो ये जो गैस का आयंस का इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि तुमको, जबकि ये पॉजिटिव चार्ज गैस न्यूट्रल होता है, जो एटम होते हैं वो न्यूट्रल होते हैं पहले तो, और ये से जब ये कैथोड रे में जब डिस्चार्ज टेक्स प्लेस करेगा तो इधर से इलेक्ट्रॉन जब कि निकल जाएंगे, तो ये जाहिर है कि आयंस जो निकलते हैं ये पॉजिटिवली चार्ज आयंस निकलेंगे। यहाँ पे पॉजिटिवली चार्ज गैस आयंस निकलते हैं। यहाँ से क्या निकलते हैं, पॉजिटिवली चार्ज गैस आयंस। गैस आयंस होता है पॉजिटिवली चार्ज, जिसको हम लोग कहते हैं कैनाल रेज भी कह सकते हैं या एनोड रे भी कहते हैं। ये एनोड से आ रहा है, ये इधर से आ रहा है, तो इसको हम लोग क्या कह सकते हैं, इसको ये कह सकते हैं एनोड रे हो गया। इधर से ये जो रे निकल रहा है इसको क्या कहेंगे हम लोग, एनोड रे हो गया, एनोड और कैनाल रे इसको कहते हैं, कैनाल रे। ये एनोड की तरफ से आ रहा है, ये तुमको जो है ये इसके किस पर डिपेंड करेगा, इट डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ गैस, इट डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ गैस, क्योंकि ये गैस का आयन ही होता है,
ये गैस का आयन है, चूंकि इलेक्ट्रॉन जो था वो तो फंडामेंटल पार्ट के जो बाहर इससे निकल गया, जो सब में था, तो इलेक्ट्रॉन के बाद जो बचेंगे उसमें क्या होगा, ये तो तुम्हारा गैस आयंस होंगे, और ये पॉजिटिवली चार्ज है। तो इसके आधार पर जब एटम न्यूट्रल होता है, तो जब इलेक्ट्रॉन का में निगेटिवली चार्ज है, तो उसमें निश्चित रूप में पॉजिटिवली कोई ना कोई पार्टिकल है। तो इस पार्टिकल को हम लोग क्या नाम दिया हमने, तो इस पार्टिकल को दिया गया नाम प्रोटॉन का। गोल्डस्टीन को जाता है इसका श्रेय। तो प्रोटॉन तुम्हारा क्या हो गया कि एटम इज न्यूट्रल, atom is neutral, so atom must have positively charged particle as electron is negatively charged. The electron is negatively charged. This is called प्रोटॉन। इस पार्टिकल को क्या कहा गया, प्रोटॉन कहा गया। इस जो प्रोटॉन हो गया, तो प्रोटॉन का जो चार्ज है, वो प्रोटॉन का चार्ज क्या होगा, प्रोटॉन। तो चार्ज ऑन प्रोटॉन कितना हो गया, चार्ज ऑन प्रोटॉन है तुम्हारा इलेक्ट्रॉन के इक्वल होता है प्लस 1.6 × 10⁻19 कूलम, 602 भी कह सकते हो। मास ऑफ प्रोटॉन जो है तुम्हें ये प्राप्त किया गया है 1.67 × 10⁻27 kg। तो ये तुम्हारा इसका वैल्यू हो गया, ये पॉजिटिव चार्ज होता है इस पे, और ये तुम्हारा क्या हो गया, प्रोटॉन हो गया। उसके बाद तुम्हारा था डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन का, जहां तक हो गया। तो ये क्या होगा, ये जो तुम्हारा मैटर के गैस के प्रॉपर्टी पर डिपेंड करेगा, क्योंकि ये गैस का ही आयन है, ये पॉजिटिवली चार्ज है। तो पॉजिटिव चार्ज आयन है, तो ये क्या इसका मतलब हुआ कि एटम में पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल पाए जाते हैं, जिसका नाम हो गया प्रोटॉन। अब तुमको एक और तुम्हारा है सब एटॉमिक पार्टिकल्स में डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन, डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन का। तो न्यूट्रॉन को जो है तुमको ये न्यूक्लियर रिएक्शन में पाया गया, न्यूक्लियर रिएक्शन। बेरिलियम जो है तुम्हारा, बेरिलियम जो तुम्हारा है न्यूक्लियस, बेरिलियम न्यूक्लियस पर अल्फा पार्टिकल से अटैक कराया गया। अल्फा पार्टिकल हीलियम का न्यूक्लियस होता है, यह है अल्फा पार्टिकल, कहते हैं इसको अल्फा पार्टिकल। ये हीलियम न्यूक्लियस, हीलियम न्यूक्लियस, ये बेरिलियम हो गया तुम्हारा। बेरिलियम तो इसमें क्या पाया जाएगा तुम्हारा, कार्बन 612 प्लस न्यूट्रॉन 01। ये एक न्यूट्रल पार्टिकल बना, ये न्यूट्रल पार्टिकल न्यूट्रॉन हो गया ये। तो ये तुमको जेम्स चैडविक ने न्यूक्लियर रिएक्शन में पाया। ये किस तरह का रिएक्शन है, ये इट इज न्यूक्लियर रिएक्शन कहते हैं इसको, न्यूक्लियर रिएक्शन। न्यूक्लियर रिएक्शन में चैडविक ने, जेम्स चैडविक के द्वारा किया गया। जेम्स चैडविक ये तुम्हारा साइंटिस्ट है, जिसने कि एक न्यूक्लियर रिएक्शन में बेरिलियम जो न्यूक्लियस था उस पर अल्फा पार्टिकल से अटैक कराया, तो कार्बन का एक न्यूक्लियस बना और एक अननोन पार्टिकल मिले जिसका नाम था न्यूट्रॉन रखा गया। न्यूट्रॉन चूंकि ये न्यूट्रल था, इस पर कोई चार्ज नहीं था, तो न्यूट्रॉन क्या होगा तुम्हारा, न्यूट्रॉन चार्ज ऑन न्यूट्रॉन कितना हो गया, चार्ज ऑन न्यूट्रॉन, न्यूट्रल से क्या बन गया न्यूट्रॉन, दैट्स इक्वल टू 0। मास ऑफ न्यूट्रॉन ये 1.67 × 10⁻27 kg। तो ये इलेक्ट्रॉन से जस्ट थोड़ा सा भारी होता है, पॉइंट के डेसिमल 2 डिजिट तक लगभग सेम ही होता है, लेकिन उसके बाद ये 424 थोड़ा सा होता है, उसमें 257 ऐसे करके होता है। उसमें 1.6724 समथिंग का होता है उसमें प्रोटॉन में, इसमें 47 करके होता है, थोड़ा सा भारी होता है ये। तो ये तुम्हारा हो गया, दोनों का मास लगभग सेम है, 1.67 × 10⁻27 kg चार्ज ऑन मास ऑफ न्यूट्रॉन भी। और ये न्यूक्लियर रिएक्शन में बाद में, और ये जो है बाद में पाया भी गया, ये 1930s से 1930s में पाया गया। और ये सब जो डिस्कवरी हुई थी ये 90s में के लास्ट होते होते इन सबों की डिस्कवरी हो गई, 1900 ईस्वी के स्टार्ट होते होते लगभग इन सबों की डिस्कवरी हो गई थी लास्ट तक। 1886 में इसे तो माना जाता है गोल्डस्टीन के द्वारा इसका माना जाता है, 1897 में इलेक्ट्रॉन का, और इसकी डिस्कवरी हुई लगभग 1930 जब कि न्यूक्लियस का रिएक्शन कराया जाना, जो केमिकल रिएक्शन है जिसमें न्यूक्लियस भाग लेते हैं, जिससे कि हमको नाम सुना हुआ न्यूक्लियर रिएक्शन में
के द्वारा बनता है, जो कि स्टार का जो तुम्हारा है, स्टार का जो एनर्जी का सोर्स भी वही न्यूक्लियर फ्यूजन, न्यूक्लियर फिजन, ये सब न्यूक्लियर रिएक्शंस हैं, जिसका नाम भी तुमने सुना ही होगा, जिससे कि एटम बम या तुमको हाइड्रोजन बम ये सब बनाए जाते हैं। स्टार का एनर्जी, स्टार जो सन है उसकी एनर्जी का भी सोर्स क्या होता है, न्यूक्लियर रिएक्शन ही है। तो इस प्रकार से क्या कहते हैं, न्यूक्लियर रिएक्शन, उसी प्रकार के न्यूक्लियर रिएक्शन जब साइंटिस्ट भी करा पाए तो उसके आधार पर किसकी डिस्कवरी हुई, एक न्यूट्रल पार्टिकल की डिस्कवरी हुई जिसका नाम था न्यूट्रॉन। तो इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इन तीनों की डिस्कवरी के बारे में तुमने देखा। अब इन तीनों की डिस्कवरी के बाद ये भी चर्चा अब लाजमी थी कि कहना कि एटम में ये कहाँ रहता, एटम में ये किस प्रकार व्यवस्थित रहते हैं, ये जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं एटम में किस प्रकार रहते हैं। तो जिसको कि हम लोगों ने कहा कि एटम में इसकी व्यवस्था कैसा है, एटम के अंदर किस प्रकार प्रोटॉन रहते हैं, किस प्रकार इलेक्ट्रॉन रहते हैं, कहाँ न्यूट्रॉन रहते हैं। तो इन सबों को जानने के लिए लोगों ने एटम में, जबकि एटम के जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स बन गए, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी होने के बाद तो ये बात तो कन्फर्म ही हो कि अगर इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है और एटम न्यूट्रल होता है तो उसमें पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल तो होंगे ही। तो वो प्रोटॉन तो उसी दिन कल्पना में आ गया, जिस दिन न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन का तय हुआ तो प्रोटॉन तो पहले से ही, उसकी ऐसे भी बातें, पॉजिटिव आयंस के बारे में लोगों को पहले से ही पता था ही कि पॉजिटिव आयंस निकल रहे हैं। तो पॉजिटिव आयंस तो निकल ही रहे थे, इस बात की पहले से ही लोगों को जानकारी थी। तो इसके बाद है तुमको यहाँ पर अब हम लोग देखेंगे कि एटॉमिक मॉडल कौन कौन है। जैसे कि एटॉमिक मॉडल का मतलब एटम में इलेक्ट्रॉन कहाँ कहाँ रहते हैं, प्रोटॉन कहाँ रहते हैं। इसको पहले, सबसे पहले जो एक मॉडल जो दिया गया थॉमसन मॉडल, जो जे थॉमसन का थॉमसन मॉडल ऑफ एटम, थॉमसन जो कि जे थॉमसन ने जो कि इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की, जिसने कि इलेक्ट्रॉन के चार्ज और मास के रेशियो का भी डिटर्मिनेशन किया, और मिलिकन ने फिर क्या किया, चार्ज का, इलेक्ट्रॉन के चार्ज को बताया, फंडामेंटल चार्ज बताया, जिससे कि इलेक्ट्रॉन का चार्ज और मास निकाला जा सका। उसके बाद तो एटम के बारे में ये जे थॉमसन ने अपना एक थ्योरी दिया। उन्होंने कहा कि एटम इज जस्ट लाइक वाटरमेलन, वाटरमेलन की तरह होता है। वाटरमेलन या जिसको प्लम पुडिंग मॉडल भी कहते हैं, प्लम पुडिंग मॉडल। तो ये तुम्हारा क्या चीज हुआ कि जो एटम में होते हैं बीच में, जैसे कि जो तरबूज हम लोग वाटरमेलन देखते हैं, जो तरबूज हमारा है, उसमें क्या होता है बीच बीच में इलेक्ट्रॉन इज लाइक बीज के जो उसका सीड्स होता है जो ब्लैक कलर का, वो इलेक्ट्रॉन होता है जो बीच बीच में इम्बेडेड होगा। और जो पूरा बॉडी बना हुआ होता है वो पॉजिटिवली चार्ज से बना होता है। सब जगह क्या है, पॉजिटिवली चार्ज के बेस पे रहेगा, और बीच बीच में क्या रहेगा तुम्हारा, ये इलेक्ट्रॉन किसकी तरह रहेगा, ये सब जगह जो है, जो तुम्हारा है हर जगह पॉजिटिव चार्ज है, बीच बीच में इलेक्ट्रॉन सीड की तरह बीच बीच में इम्बेडेड रहेगा, जिससे कि ये इलेक्ट्रिकल जो तुम्हारा है साइज ऑफ एटम, जो इन्होंने कहा साइज ऑफ एटम जो कहा, जो कि लगभग सही ही था, आज तक भी सही ही है, ये अबाउट 10⁻⁻10 मीटर के रेंज में, ये 10⁻10 मीटर रेंज, 10⁻10 मीटर के रेंज में, ये तुमको थॉमसन के द्वारा ये कहा गया कि एटम का साइज इतना होता है। और इसमें यह कहा गया कि ये तुम्हारा हो गया क्या चीज, पॉजिटिवली चार्ज हो गया तुम्हारा, और जो है सीड्स की तरह ये इलेक्ट्रॉन जस्ट लाइक सीड इन वाटरमेलन, वाटरमेलन में सीड की तरह होता है, बीज की तरह होगा ये तुम्हारा। तो वाटरमेलन में बीज की तरह होगा तुमको, ये तुम्हारा कौन होता है। तो ये जो मॉडल का कहते हैं हम लोग, इसलिए कहते हैं प्लम पुडिंग मॉडल या वाटरमेलन मॉडल। तो इसमें एक बात जो कि कंक्लूजन है कि मास इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, हर जगह मास एक जैसा डिस्ट्रीब्यूटेड है। इसमें जो कि जो कुछ बातें हैं थॉमसन के मॉडल से आती है, मास इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड inside the atom, inside the atom। इसमें एटम में क्या हो गया, मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, जैसा कि यहाँ बनावट से भी देख सकते हो। और इलेक्ट्रॉन क्या होगा तुम्हारा, इलेक्ट्रॉन बीच बीच में रहता है, और सब जगह से इलेक्ट्रॉन पर जैसे लगने वाला फोर्स देखें, इलेक्ट्रॉन को जैसे ये इलेक्ट्रॉन है तो सब तरफ से क्या करेंगे, ये जो पॉजिटिव, ये निगेटिव चार्ज, सब तरफ से पॉजिटिव चार्ज अपनी तरफ खींचेंगे। तो ये अपना सब स्टेबिलिटी क्या रखता है, बनाए रखता है, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज अपनी ओर खींचेंगे। तो इस प्रकार से क्या होगा, सब जगह ये फोर्स के कारण ये स्टेबल हो गया। तो ये स्टैटिक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, स्टैटिक इक्विलिब्रियम में ये है, स्टैटिक इक्विलिब्रियम, स्थिर है, ये
स्टैटिक इक्विलिब्रियम में इसको ज्यूम किया गया। इलेक्ट्रॉन को माना गया कि हर तरफ से फोर्स लगता है और ये स्टेबल रहता है। न्यूट्रॉन हो, इलेक्ट्रॉन पे भी क्या है, सब तरफ से फोर्स लगता है इलेक्ट्रॉन का, जो कि ये दूसरे से स्टैटिक इक्विलिब्रियम, ये जो कूलम फोर्स तुमको इसको कहते भी हैं, इसको फोर्स को क्या कहते हैं हम लोग, जो रिपेयर करता है, ये निगेटिव और पॉजिटिव एक दूसरे को खींच रहा है और इस प्रकार से ये अपना स्टेबिलिटी बनाए रखता है। तो ये तुमको कहेंगे स्टैटिक इक्विलिब्रियम है, एकदम स्टेबल रुका हुआ है यहाँ पर। इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन के मॉडल की, एटम के मॉडल की कल्पना किसने की? जे थॉमसन ने। और एटम का जो साइज था 10⁻⁻10 के मीटर में, और हर जगह मास को क्या माना गया? डिस्ट्रीब्यूटेड, और बीच बीच में न्यूट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन है, बाकी सब जगह प्रोटॉन है। तो इन सब को, इसको वेरीफाई करने के लिए जो थॉमसन का मॉडल है, इसको वेरीफाई करने के लिए रदरफोर्ड ने, तो इस मॉडल को लिख सकते हो, इसका समझ में आ गया होगा। इसका जो तुम नोट्स लिखना चाहो, राइस्टोटल ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करके तुम इसका नोट्स लिख सकते हो। राइस्टोटल के को इसका नोट्स लिखना है तो राइस्टोटल ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करो और अपने नोट्स को, जो भी फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, या तुमको कुछ क्वेश्चंस वगैरह बनाने हो, या तुमको डाउट क्लास, लाइव क्लास, इन सबों की ज़रूरत हो, पर्सनल जो केयर चाहिए, पर्सनल हेल्प चाहिए तुमको पढ़ने में, तो उन सबों के लिए तुम हमसे संपर्क कर सकते हो। तो अब जो है तुमको रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल एक्सपेरिमेंट, अल्फा रे स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। रदरफोर्ड ने हीलियम के, मतलब हीलियम कहते हैं अल्फा पार्टिकल से, हीलियम न्यूक्लियस से फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल को गोल्ड के एक फॉइल पर, जिसका कि गोल्ड फॉइल रखा गया, ये गोल्ड फॉइल, गोल्ड की फॉइल जिसका थिकनेस लगभग 10⁻⁷ मीटर में था, गोल्ड फॉइल पर क्या किया गया? यहाँ से गोल्ड फॉइल पर यहाँ से अटैक कराया गया। यहाँ पर गोल्ड फॉइल से अल्फा पार्टिकल, फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल। तो यहाँ पर जब अटैक किया गया तो क्या उन्होंने ऑब्जर्व किया? ऑब्जर्वेशन क्या रहा? तो पहला ऑब्जर्वेशन, मतलब कि अधिकांश, मोस्ट अल्फा पार्टिकल पासेस अनडेविएटेड, मतलब बिना डेविएट किए अधिकांश अल्फा पार्टिकल क्या हो गए? पास हो गए। दूसरा तुम्हें है some alpha particle deviated by small angle, कुछ अल्फा पार्टिकल स्मॉल एंगल से क्या हो गए? डेविएट हो गए। और तीसरा जो था तुम्हारा 1 in 20,000 बाउंस बैक। तो ये जो तुम्हारा हो गया, इसके आधार पर ये, जैसे तुमको इस ढंग का तुमको पिक्चर हुआ, मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल यहाँ पे पार कर जाते हैं, कुछ अल्फा पार्टिकल क्या हो गए? इस ढंग से डेविएट हो जाते हैं, कुछ अल्फा पार्टिकल डेविएट हो गए, और कुछ वेरी फ्यू ऑफ देम ये क्या हो गए? इस तरह से रिटर्न बैक हो जाते हैं। तीन सबों के आधार पर उन्होंने कहा कि जो सेंटर में है, सेंटर में ये तुमको, ये इसका डेविएशन का डायरेक्शन भी देखो तो ये ऊपर की ओर भाग रहा है। तो उन्होंने कहा कि सेंटर पर अल्फा पार्टिकल पॉजिटिवली चार्ज होता है। इसने कहा कि सेंटर पे क्या होता है? कुछ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल होता है, जिसको कि यहाँ सेंटर पे क्यों पॉजिटिव चार्ज का उन्होंने कंक्लूजन निकाला? कंक्लूजन इसलिए निकाला गया कि चूंकि ये जो डेविएशन है, जैसे यहाँ से नजदीक था तो ये डेविएट करता है, ऊपर की ओर भाग रहा है, ये पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है। ये जो अल्फा रे है, अल्फा रे पॉजिटिवली He++ होता है, He++ अल्फा रे, ये पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है। तो यहाँ भी पॉजिटिव होगा तभी तो ये ऊपर की ओर रिपेल किया। और इस प्रकार से क्या पता चला? इस रिपल्सन से ये पता चला कहीं न कहीं कि अल्फा पार्टिकल तुम्हें क्या है? पॉजिटिवली चार्ज है। ये भी न्यूक्लियस में भी क्या रहा होगा? ये न्यूक्लियस हो गया तुम्हारा, ये इसकी न्यूक्लियस पॉजिटिवली चार्ज। तो ऐसा इसलिए कहा गया
कि अल्फा इसका जो डेविएशन है वो तुमको इससे दूर की ओर भागता है। ऊपर जो डेविएशन के डायरेक्शन के आधार पर कहा गया कि अल्फा पार्टिकल को जैसे इस प्रकार से लगता है कि रिपेल कर रहा हो, और रिपल्सन तभी होगा जब न्यूक्लियस में क्या होगा, जो सेंटर पे है जिसको न्यूक्लियस कहा गया वहां पर पॉजिटिव चार्ज रहे। और मोस्ट ऑफ द पार्ट मैंने कि कुछ कंक्लूजन्स क्या होंगे, कंक्लूजन इसका देखो, कंक्लूजन को मैं एक जगह कर देता हूं। कंक्लूजन इससे क्या निकल सकता है इस एक्सपेरिमेंट से, अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट से क्या करना। फर्स्ट ऑफ मोस्ट ऑफ एटम इज वैकेंट, मोस्ट पार्ट ऑफ एटम इज वैकेंट, मोस्ट पार्ट ऑफ एटम इज वैकेंट। ये वैकेंट होंगे क्योंकि अधिकांश अल्फा पार्टिकल क्या होगा, अनडेविएटेड गया, मोस्ट पार्ट ऑफ द एटम इज वैकेंट। दूसरा तुम्हारा जो है कह सकते हो कि तुमको द न्यूक्लियस इज पॉजिटिवली चार्ज, द सेंट्रल पार्ट ऑफ एटम दैट इज न्यूक्लियस इज पॉजिटिवली चार्ज, ये न्यूक्लियस जो तुमको पॉजिटिवली चार्ज है, और न्यूक्लियस में ही ऑलमोस्ट ऑल मासेज प्रेजेंट इन न्यूक्लियस, चूंकि सब जगह वैकेंट है तो ऑल मासेज प्रेजेंट इन न्यूक्लियस। तो पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन कहां होगा, न्यूक्लियस में होगा। प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, उसमें तो न्यूट्रॉन की डिस्कवरी नहीं हुई थी लेकिन बाद में कहा गया तो इससे कंक्लूजन वो भी निकाला गया। ऑल मास है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन इज प्रेजेंट इन न्यूक्लियस। और इलेक्ट्रॉन की जहां तक बात रही, इलेक्ट्रॉन के बारे में क्या कहा जा सकता है, इलेक्ट्रॉन के बारे में कहा गया इलेक्ट्रॉन moves around the nucleus in orbit, उसके चारों ओर क्या कर रहा है, और इलेक्ट्रॉन के चारों ओर चक्कर लगा रहा है। तो इस तरह से इसका मॉडल को कुछ इस ढंग से इसका पिक्चर बन सकता है तुम्हारा अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट के आधार पर, जो कि एटम का जो मॉडल बना तुम्हारा वो कुछ ऐसा है कि यहां पर क्या होगा तुम्हारा, यहाँ पर पॉजिटिवली चार्ज हो गया, ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे प्रोटॉन होगा, प्रोटॉन न्यूट्रॉन यहाँ होगा, और इलेक्ट्रॉन यहाँ पर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन घूम रहा है यहाँ पर, इलेक्ट्रॉन मूविंग इन सर्कुलर ऑर्बिट में। और ये क्या होगा तुम्हारा, ये पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, और ये न्यूक्लियस कहलाया, ये तुम्हारा न्यूक्लियस। तो ये तुम्हारा हो गया इसका जो है तुमको एटम का एक मॉडल उसने किया। जाहिर है एक बात इसमें जो चर्चा की जा सकती है, इलेक्ट्रॉन जहां तक की रहा, अधिकांश मास तो अल्फा पार्टिकल चूंकि अधिकांश भाग खाली, इसलिए इसने सेंट्रल एटम को क्या रखा। तो जो ये बात जो कि अल्फा पार्टिकल एक्सपेरिमेंट में जो कि अनएक्सपेक्टेडली पहले था, जो थॉमसन ने कहा था कि हर जगह यूनिफॉर्म होता है एटम के अंदर, ऐसा उनका सोचना था। तो अगर ऐसा होता तो ये जो अल्फा पार्टिकल की जो तीन जो निष्कर्ष आए थे कि कुछ अल्फा पार्टिकल जो है मोस्ट ऑफ अल्फा पार्टिकल अनडिविएटेड चला जाता है और कुछ जो है रिटर्न बैक हो जाता है, ऐसे ऑब्जर्वेशंस नहीं आते। और इस ऑब्जर्वेशन के आते ही जो कि था ये सोचा, जो पहले सोचा जा रहा था नहीं एक्सपेरिमेंट, जो रदरफोर्ड ने जो जब एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किया तो उसका कहना था कि थॉमसन के जो एटॉमिक मॉडल है उसको वेरीफाई किया जाए। लेकिन जैसे ही एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट जो है तुमको तुरंत अनएक्सपेक्टेडली देखा गया तो वह बिल्कुल उसके उस थॉमसन मॉडल से मैच नहीं कर रहा था। तो उन्होंने कहा कि इसका मतलब अगर थॉमसन मॉडल के आधार पर होता तो अल्फा पार्टिकल का जो भी होता डेविएशन बिल्कुल एक तरह का होता, वहां पर तीन तरह के ऑब्जर्वेशन नहीं आते कि कुछ अल्फा पार्टिकल जो है, अधिकांश अल्फा पार्टिकल अनडिविएटेड चले गए, कुछ अल्फा पार्टिकल कुछ डेविएट हुए, और कुछ अल्फा पार्टिकल क्या हो गए, फिर तुमको क्या कहते हैं, कुछ अल्फा पार्टिकल रिटर्न बैक हुए। तो ये सब नहीं होते, बल्कि सभी का एक्सपेक्टेशन ये था कि कुछ थोड़े थोड़े अल्फा पार्टिकल डेविएट होंगे, बाकी चूंकि ये हैवी एटम है एजी का तो लगभग पास कर जाएगा, थोड़ा बहुत डेविएशन सब पास कर जाएगा।
लेकिन अनएक्सपेक्टेड देखा कि रिजल्ट कुछ अलग दिशा में शो कर रहा है, और उसी के बाद कहा गया कि नहीं, जो कि यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास की जो चर्चा की गई थी, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन वो क्या है, गलत है, और इसी के आधार पर तुमने थॉमसन का मॉडल क्या हो गया, गलत हो गया। तो इस एक्सपेरिमेंट के आधार पर रदरफोर्ड ने जो कंक्लूजन निकाले कि चूंकि मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल एलिवेटेड जाता है तो अधिकांश भाग क्या होना चाहिए, एटम का खाली होना चाहिए, और सेंटर पर जो डेविएशन का डायरेक्शन बता रहा था अल्फा पार्टिकल का कि सेंटर पर क्या है, कुछ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है, तो सेंटर पर उन्होंने कहा कि नहीं, न्यूक्लियस उसको उसमें जो है प्रोटॉन होगा, जिसमें कि जिसका नाम क्या दिया गया, और मोस्ट ऑफ द मास वही है, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को वहां पर स्टेब्लिश किया गया। जहां तक बात रही कि अब इलेक्ट्रॉन की, तो इलेक्ट्रॉन जाहिर है कि अगर न्यूक्लियस में रहेगा तो न्यूक्लियस भी न्यूट्रल हो जाएगा, तो न्यूक्लियस में तो चर्चा नहीं की जा सकती, लेकिन उन्होंने क्या कहा, जैसे कि हम लोग का सोलर सिस्टम का चर है, जिस प्रकार से कि हम लोग सन के चारों ओर अर्थ घूम रहा है या अलग अलग ऑर्बिट में अलग अलग प्लेनेट घूमते हैं, उसी तरह से ये कल्पना की गई कि इलेक्ट्रॉन भी क्या होता है, इलेक्ट्रॉन भी किसके वो चारों ओर घूमता है, न्यूक्लियस के चारों ओर उसी प्रकार घूमते हैं जैसे कि प्लेनेट सन के अराउंड में घूमते हैं, और इस तरह से सोलर सिस्टम के आधार पर ही इसकी कल्पना की गई है। और जाहिर है कि और अगर हम लोग चाहते हैं जिसके प्लेनेट, जैसे कि ग्रेविटेशन फोर्स लग रहा है, अगर हम प्लेनेट को स्थिर करना चाहें कि यहाँ प्लेनेट को यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को हम स्थिर कर दें, तो इलेक्ट्रॉन को तो अपनी अट्रैक्शन फोर्स खींच लेगा। जैसे कि अगर सन के चारों ओर अर्थ घूम रहा है, तो अर्थ भी अगर घूमना बंद कर दिया सर्कुलर पाथ में, तो अर्थ को ग्रेविटेशन फोर्स के कारण अट्रैक्ट कर लेगा, तो न्यूक्लियस जो है अपने इलेक्ट्रिक फोर्स के कारण किसको खींच लेगा, अपनी ओर, इलेक्ट्रॉन को। तो इस प्रकार से क्या होगा, वो नहीं रह सकता। तो इसके लिए क्या करना पड़ा उसको कि इसको मूव कराना पड़ेगा, इसमें कहा गया कि इलेक्ट्रॉन इसके चारों ओर घूम रहा है। तो ये जो तुम्हारा है, ये किस तरह की इक्विलिब्रियम की बात, ये डायनामिक टाइप की बात हो गई, ये तुमको चलता हुआ है। तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम की बात नहीं की गई, जैसा कि थॉमसन मॉडल में था, उसमें कहा जा रहा था कि हर जगह क्या है, वो इलेक्ट्रोस्टैटिक, मतलब सब तरफ से यूनिफॉर्म है, वो स्टैटिक इक्विलिब्रियम में है। तो यहाँ पे स्टैटिक इक्विलिब्रियम की बात नहीं की गई, बल्कि ये मूव करता हुआ रहेगा इलेक्ट्रॉन। तो इस प्रकार से रदरफोर्ड ने एक अपना मॉडल दिया, और थॉमसन मॉडल को इसमें क्या पाया गया, गलत पाया गया। थॉमसन मॉडल ने इस बात का, जो रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट के आधार पर फिट नहीं बैठ रहा था। तो इस प्रकार से तुमको रदरफोर्ड का मॉडल हो गया एटम का। उसके कुछ रदरफोर्ड मॉडल के कुछ फेल्योर्स भी रहे। रदरफोर्ड मॉडल के क्या क्या डिमेरिट्स हैं, तो रदरफोर्ड मॉडल के तुमको कुछ फेल्योर भी रहे, इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में चर्चा करेंगे। तो इसको यहीं पर देते हैं विराम, लेक्चर को समाप्त कर रहे हैं। तुम लोग को जो भी प्रॉब्लम पूछना हो, जो भी कहीं दिक्कत हो रही है, जहाँ भी कोई भी कंसेप्ट में परेशानी हो रही है, तो राइट ऐप के माध्यम से हमसे संपर्क करो। तो इसी के साथ लेक्चर समाप्त कर रहे हैं।